मैं अपनी जहाज के डेक पे खड़ा हुआ समुंदर को देख रहा था। जल्दी मैं बंदरगाह तक पहुंचने वाला था। मैं यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा हूँ? मुझे अब तक अपने बिस्तर पर चले जाना चाहिए था, पर मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं अपनी घड़ी देखा तो सोचा बस 10 घंटे बचे हुए हैं और मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। पर मैं उस लड़की को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उसकी मुस्कुराहट, उसकी हंसी किसी परी की तरह मीठी आवाज मेरे दिमाग में बार बार रिकॉर्ड की तरह बज रही थी। उसकी मिठास, उसकी उदारता मेरे दिल पर उतर चुकी थी। सोच कर भी हंसी आ रही थी कि मैं ऐसी लड़की को जाने दिया। मेरे साथी जहाजी सोच रहे होंगे कि मैं बिल्कुल पागल हूँ, ऐसी लड़की से दूर आ गया जो इतनी कीमती है। पर सबको मालूम है मैं बिल्कुल पागल हूँ। फिलहाल मेरी जिंदगी मेरे ऊपर जो परेशानियां फेंकी है, जिस हादसे का शिकार मेरा परिवार हुआ है, मैं नहीं चाहता फिलहाल मेरा ध्यान भटक जाए। बहुत सारे काम है जिस पर मुझे ध्यान देना है। मेरा कारोबार डूबने की कगार पर खड़ा है और अजय माथुर मुझे पूरी तरीके से तबाह कर देना चाहता है। मुझे पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा या नहीं। ऐसा नहीं कि वह लड़की मेरे साथ रहना चाहेगी अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। बार बार खुद को यह बात याद दिला रहा था। मैं नहीं चाहता था मेरा दिल मेरे दिमाग को मलिन कर दे। एक मर्द होने के नाते मुझे अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा और मुझे मेरा दिमाग साफ रखकर फैसला लेना होगा। 2 महीने से औरतों के साए से भी दूर हूँ। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। मुझे पता है मैं उस लड़की को हमेशा अपने पास नहीं रख पाता। काश थोड़ा और समय मैं उसके साथ बिता पाता। काश एक और दिन उस टापू में रुक जाता और उसे डिनर के लिए पूछता। लंबी सांस छोड़ते हुए मैं अपने बिस्तर के पास चलकर आया। अपने केबिन के छोटे से खिड़की से देखा। सोचने लगा वह क्या कर रही होगी, पर बाहर का जो नजारा था, मेरा दिल लगभग बंद पड़ गया। दूर से कहीं तूफान आता नजर आ रहा था। यह कैसे मुमकिन है? अभी इतना अच्छा मौसम था। क्या बकवास है, जैसा तूफान आ रहा था ठीक मेरे अंदर भी वैसा ही एक तूफान मचा हुआ था। किस्मत मेरे साथ नहीं है, यह किसी तरह की चेतावनी है। मैं सांस छोड़ते हुए खुद को कोसने लगा। बिस्तर पर लेट गया। एक लंबी सांस मेरे होठों से निकली। मैं अपनी आंखों को अपने बाजुओं से ढक लिया। घर में जो जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी, मेरे दिमाग उसके ख्याल से फिर से भरने लगे थे। सोचने लगा सिर्फ मेरा परिवार ही नहीं, बहुत सारे लोग मुझ पर निर्भर करते हैं। थकावट ने मुझे अपने काबू में ले लिया, शारीरिक तौर से ही नहीं, मानसिक तौर से भी। अगर परिवार में यह ड्रामा नहीं चल रहा होता। अपनी आंखें बंद की और जल्दी ही नींद के आगोश में चला गया। जब मेरी आंख खुली, मैं घड़ी देखी तो रात के 11 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपनी ताकत को बटोरने लगा। क्या जो तूफान आते देखा था वह रुक गया होगा? बिस्तर को छोड़ा और फिर से जहाज के डेक पर आ गया। देखा तो अब भी समुंदर उफान पर था। फिर से निराशा से मैं सांस छोड़ा। उस तूफान को देख रहा था। किसी चीज ने मेरा ध्यान खींचा और खौफ से मेरी आंखें चौड़ी हो गई। दिल एक पल को धड़कना भूल गया। जहाज के कुछ ही दूर में मुझे एक नौका नजर आई। तूफान में बुरी तरीके से फंसी हुई थी। मैं तुरंत एक दूरबीन उठाई और देखने लगा नौका में कोई है या नहीं। अंधेरे के कारण ठीक से नजर नहीं आ रहा था। दूरबीन से मुझे एक लड़की नौका पर लेटी हुई दिखी। एक जाना पहचाना चेहरा। हे ईश्वर, यह तो वही लड़की है। मेरा दिल तेजी से दौड़ने लगा। जब मैं तुरंत अपने आदमियों से कहा बोट निकालो। मेरा दोस्त मनोज कहने लगा समंदर में भारी तूफान है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पैनिक ने मुझे निगल लिया था। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मैं जानता हूँ इस वक्त छोटी नौका से समुद्र में उतरना कितना खतरनाक हो सकता है। तूफान बड़े बड़े जहाज को गिरा देता है, तो यह एक छोटी सी नौका है। फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाया, यह जानकर कि वह मुसीबत में है, उसकी जान जा सकती है। हौसला बटोरता हुआ उस नौके से नीचे उतरा। उफनते रौद्र लहरों के साथ मुकाबला करते हुए मैं उसकी ओर जाने लगा। ऐसा लगा मेरा दिल निकलकर हाथ में आ जाएगा। मैं खौफ के काले साए के चपेटे में था। नहीं, मैं मर गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मुझे कुएं में कूदना जरूरी था? यही सोचकर हंसी आ गई। यह कुआं नहीं बल्कि समंदर है, यह एक रुष्ट समुंदर। फिर भी मुझे अभी जो सही लगा मैं वह कर रहा था। अपनी नौका को उसके सामने लेकर आया। दोनों नौकाओं को किसी तरीके से रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसकी बोट में आकर देखा, वह लड़की लगभग बेहोशी की हालत में थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे जब मैं उसे अपने बाजू में उठा लिया। गीली होने के कारण बिल्कुल सफेद पड़ चुकी थी। उसके होंठ खुले हुए थे, उसके लंबे खुले बाल गीले थे। सांस ले रही थी लेकिन एकदम जमी हुई थी। कितने लंबे समय से यहाँ पर है? सुनो लड़की, मैं कांपते हुए आवाज में उसे जगाने की कोशिश की। याद आया उसने अपना नाम हिना बताया था। हिना उसके शरीर को इधर उधर हिला रहा था। वह लगभग बेसुध सी पड़ी थी और ऐसा लगा मेरी दुनिया टूट कर बिखर रही हो। हिना, मैं जोर से चीखा।
मेरे अंदर बवंडर मचा हुआ था। मैं जल्दी से उसे उठाकर अपनी नौका में लिया, उसे लिटा दिया, रस्सी को खोला और वापस अपने जहाज में जाने लगा। किस्मत अच्छी थी कि हम जहाज से ज्यादा दूर नहीं थे। इतनी दूरी भी मीलों नजर आ रही थी। बड़ी बड़ी लहरों से टकराकर नौका जहाज से दूर जाती हुई नजर आ रही थी। उम्मीद पर पानी फिरने लगा। क्या इस तूफान में आज हम दोनों साथ मर जाएंगे? क्या हमारी किस्मत में मरकर एक होना लिखा है? अपने ख्यालों को दूर किया और लहरों के साथ जूझता हुआ नौका को जहाज के करीब लेकर आया। उसे जहाज में खींच लिया गया। मैं जल्दी से उसे अपने बाहों में भरकर डेक से होते हुए नीचे उतरा। जल्दी से उसे उठाकर केबिन की ओर ले जाने लगा। नाविक को छोड़कर जहाज में बाकी लोग सो रहे थे। केबिन के अंदर लाकर दरवाजा बंद किया। उसके शरीर को दोबारा से हिलाया ही ना। मैं चीखा। खौफ से मेरी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखें अब बंद थीं। गौरव, वह कमजोर आवाज में फुसफुसाई। हमारे जहाज में कोई डॉक्टर नहीं था, इसलिए जो पहली बात मेरे दिमाग में आई, इसे गर्म रखना होगा। तुम इतने तूफान में नाव लेकर समुद्र में क्यों आ गई? मैं गरजा जब उसके शरीर को अपने करीब किया। वह बर्फ जैसी ठंडी थी। ऐसा लगा मेरे अंदर कुछ फटने को था। हे भगवान हिना, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? मैं उस पर भौंका। मुझे पता है यह सही समय नहीं था उस पर चिल्लाने का। मैं उसकी फिक्र में मरा जा रहा था। वह डरकर बिदक उठी। मैं बस तुम्हारा पता पूछना भूल गई थी। नहीं, तुमने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। मैं तुम्हें कैसे ढूंढती? अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। क्या इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम बेवकूफ हो? मैं भौंका। तुम मेरे जहाज का पीछा कर रही थी, वह भी इस तूफान में, ताकि मेरे पास आकर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और पता ले सको। तुम अपने घर पर सुरक्षित रह सकती थी, मेरी अगली ट्रिप का इंतजार कर सकती थी। मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी? गुस्से से मैं अपना आपा खोने लगा था। तूफान में कब से जूझ रही थी, जब मैं अपने केबिन में आराम से सो रहा था। क्या होता अगर तुम कभी वापस नहीं आते तो? वह जोर डाली। उसकी आवाज बहुत मुश्किल से सुनाई पड़ी। उसके साथ तर्क नहीं करना चाहता था। जब मेरे अंदर डर पैदा हो रहा था, दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कैसे इसे गर्म करूं जल्द से जल्द। किसी जंगली की तरह मेरा दिल सीने में धड़क रहा था। उसकी हालत को और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसे अपने बाजू में उठा लिया। मेरा जबड़ा टाइट हो गया। अभी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। उसके होंठ और शरीर बुरी तरीके से कांप रहे थे। यह देखते ही मुझे अंदर तक दर्द पहुंच रहा था। कुछ ढूंढने गया ताकि उसे ढक सकूं। उसकी आवाज आई, गौरव। मैं अपना सर उसकी ओर किया। वो मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर मुझे डर नजर आ रहा था। मुझे मत छोड़ो, वह हकलाई। प्लीज रुक जाओ। उसकी आवाज टूटी हुई थी, डरी हुई थी, जैसे मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो वह मर जाएगी। मेरे साथ रुको, वह कही। मैं तुरंत उसकी ओर मुड़ गया, उसे अपने बाहों में उठा लिया, बिस्तर के ऊपर आया और उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। बहुत ठंड लग रही है, वह फुसफुसाई और मैं अपनी पकड़ उस पर मजबूत कर ली। मैं खुद को कोसने लगा क्योंकि मेरा दिमाग पूरी तरीके से अब उलझ चुका था। चाहता था उसके दर्द दूर हो जाए, उसकी जान बच जाए। उसके कपड़े बुरी तरीके से भीगे हुए थे, तूफान और बारिश के कारण, जिस वजह से इतनी ठंडी हो गई थी कि मर न जाए। और एक ही तरीका था इसे जल्दी करने का, पर उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं उसे चेतावनी दी, तुम्हारे कपड़े। वह बिल्कुल सहमी सी मुझे देखने लगी। जब उसके दांतों में दांत चिपकने लगा था, होठ नीले पड़ने लगे। बचा लो मुझे प्लीज, वह भीख मांगी। जब उसकी आंखों के कोने से आंसू फिसलकर गिरने लगे। मुझे माफ करना, मैं फुसफुसाया, यह जानकर कि यह मैं उसे बचाने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे शरीर में गर्मी पहुँचाने की जरूरत है। ऐसी हालत में मुझे तुम्हारे कपड़े उतारने होंगे, वह पूरी तरीके से गीले हैं। उसके ठंडे वजूद को महसूस करके मैं गहरी आह भर रहा था। वो बेहोश होने वाली थी। उसका शरीर ढीला पड़ने लगा था। मैं अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। मैं बस अपने जिस्म की गर्मी से उसकी जान बचाना चाहता था। उसने अपना सर हिलाया। उसकी अनुमति से मैं एक एक करके उसके शरीर के कपड़ों को अलग करने लगा। उसके कोट, ग्लव्स, फिर स्वेटर, उसकी जीन्स पैंट, उसकी टॉप, उसके अंडरगारमेंट को मैंने छोड़ दिया। वरना मैं, अगर स्थिति कुछ और होती और वह मर नहीं रही होती, मेरा दिमाग कहीं और चला जाता, बहुत दूर। पर फिलहाल मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं। इसका मतलब यह नहीं। उसको इस हाल में देखकर मैं शांत रह पाया। मैं जल्दी से अपने कपड़े उतारा और बॉक्सर में था। बस उसके हाथों में अपने हाथ रखा और ऊपर से कंबल खींच लिया। इस नाजुक पल में उसके नर्म वजूद को महसूस करके ही मुझ में जुनून सवार हो गया, क्योंकि 2 महीने से औरत की संगत के लिए तरस रहा था। और अब 2 दिन पहले टापू में
हवा बिल्कुल जमा देने वाली थी। रात हो चुकी थी। सामने का नजारा कमाल का था। एक ओर टापू की पहाड़ियां तो दूसरी ओर नीला अंतहीन समुद्र। टापू रोशनी से जगमगा रही थी। लहरों की आवाज गूंज रही थी जब वह किनारे से टकरा रही थी। पर मेरा दिल मर रहा था। जो मैं सोच सकता था अपने परिवार के बारे में और उस जहाज दुर्घटना के बारे में जो मेरे पापा के साथ हुआ था। अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया। पापा के आखिरी शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, तुम कंपनी को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेते? मेरी उम्र हो गई है। इस वक्त जवानी के जोश में था, उनकी बात नहीं मानी। अगर ऐसा किया होता तो मेरे पापा उस जहाज में नहीं गए होते और वह जिंदा होते। मैनेजर की आवाज आई और मैं अपने ध्यान से निकला। जहाज का काम देख रहा था जब मजदूर सामान उतार रहे थे। मेरा परिवार का कारोबार डूब रहा है। जहाज दुर्घटना के बाद हमारा सब कुछ लगभग खत्म हो गया है। हमारा दिवालिया निकलने वाला है। हम रस्सी से किसी तरीके से लटके हुए हैं। हम सड़क पर आने वाले हैं। मेरी 3 बहनों के बारे में सोचने लगा जो अभी बहुत छोटी है और मेरी बेबस माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने तैरने लगा। क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा? एक चहकती हुई आवाज मेरे कानों में आई और मैं अपने ध्यान से वापस आया। अपना सर घुमाकर देखा तो एक लड़की को मेरे सामने खड़ा पाया। एक गुलाबी रंग की स्वेटर पहनी हुई थी। उत्साह से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इतना मासूम चेहरा। कुछ देर उसके आंखों में देखा जैसे कि मैं डूब रहा हूँ इन खूबसूरत गहरी नीली आंखों में। लड़की की उपस्थिति मुझे परेशान करने लगी। तभी मेरी नजर जहाज के मजदूरों पर पड़ी जो उत्सुकता लिए उस लड़की को निहार रहे थे। एक मर्द होने के नाते कह सकता हूँ उनके इरादे नेक नहीं थे। यहाँ रुकना सही नहीं है। इस समुद्री यात्रा में मेरे आदमी भी लड़कियों से 2 महीने से दूर हैं। मेरे जहाज में बस काम करने वाले मजदूर मर्द हैं। मैं लड़की पर गौर फरमाया। दुबली पतली लड़की शायद 17-18 साल की हो। यहाँ बोझ ढोने के लायक नहीं है। चलो मेरे साथ, कहकर मैं उसे अपने केबिन में लेकर आया। वह मेरे पीछे पीछे आई। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक लड़की को देखने लगा। उसके 2 कदम करीब आया। कहा, मेरे पास लड़कियों के लिए कोई काम नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरा कुछ और काम कर सकती हो। कहकर मैं अपनी उंगली के पीछे से उसके गाल को सहलाने लगा। मेरा स्पर्श पाते ही एक पल को वह कांप उठी। सवाल पूछने की दृष्टि से मेरी आंखों में देखी। क्या मुझे जहाज में कोई काम नहीं मिल सकता? वह पूछी। मुझे काम की सख्त जरूरत है, प्लीज, कहकर वह मेरे सामने चहकने लगी। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि यह लड़की कपड़ों से गरीब नहीं लगती, किसी शरीफ घर की लगती है। फिर यह जहाज में सामान ढोने का काम क्यों मांग रही है? क्या इससे एक भी भारी बक्सा उठ भी पाएगा? देखकर नहीं लगता उसके पास पैसे की मजबूरी होगी। फिर मैंने पूछा, तुम यहीं रहती हो या टूरिस्ट हो? मेरे सवाल को सुनकर उसने अपने होठों से एक सीधी लकीर बना ली और अपने बाजुओं को अपने सीने में मोड़ लिया। फिर कही, तुम मुझे काम देते हो या नहीं? मैं यहाँ काम के सिलसिले में आई हूँ। इससे दूर बिरान टापू में आखिर यह काम के सिलसिले में क्यों आई हैं? जबकि देश के मुख्य भूमि में काम की कमी नहीं है। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे थे, लेकिन लड़की मासूम लगती है, कोई धोखेबाज नहीं। अगर किसी दूसरे मर्द के हाथ में पड़ जाए तो उसका खूब फायदा उठाएंगे। यह ख्याल आते ही मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे खुश करो। जहाज का भारी काम तुम नहीं कर पाओगी, तुम सामान नहीं ढो पाओगी। इतनी मासूम सी हो तुम। पर फिर भी वह पागल लड़की अपने हाथों को मोड़कर अपनी बाइसेप दिखाने लगी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यह बेवकूफ लड़की खुद को शक्तिशाली बता रही है। मैं फिर से उसे देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिंजरे से लंबे समय के बाद आजाद हुई हो, जैसे अंडे से निकली हुई कोई चिड़िया हो। अपने पंख फड़फड़ा कर पहली उड़ान भरना चाहती हो। मैंने उसे दीवार के करीब चिपका दिया। उसके वजूद को महसूस करके मैं गहरी सांस लेकर रह गया था। अगर मैं चाहता तो उसके वजूद को हासिल कर लेता, पर उसके मोहब्बत भरे गर्म शब्दों को महसूस नहीं कर पाता। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसके चिबुक में हाथ रखा। कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ आज रात। उसने कहा, मैं भी तो यही कह रही हूँ, मुझे कोई काम दो। मैंने कहा, उस तरह से नहीं पगली, ठीक वैसे तुम्हें छूना चाहता हूँ जैसे एक पति अपने पत्नी को छूता है। वह बहुत छोटी सी आवाज में कही, पर मुझे कैसे मालूम चलेगा? मैं अब तक कुंवारी हूँ। मैं अपने हाथ के पीछे से उसके गालों को सहलाता हुआ कहा, जब तक ट्राई नहीं करोगी कैसे पता चलेगा? और मेरा यकीन मानो, तुम मेरे पास सबसे सुरक्षित हो। जहाज में मेरे साथ 30 मजदूर काम करते हैं। मेरे शब्द सुनकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जाने इसका मतलब यह समझ पाई भी या नहीं, पर मैं जानता था अब मेरी मजदूर की नज़र उस पर पड़ चुकी है और वह लोग कैसे हैं मैं अच्छे से जानता था। मैंने सोचा थोड़ा धमकाकर इसे अपने पास रख लूं। मैं अपने होठों को उसके नाजुक होठों के करीब ले जाने लगा।
जैसे वक्त ठहर गया। मेरे अंदर जो जज्बात बनने लगे थे, ऐसा कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया था। जैसे ही मेरे होंठ उसके होंठों के 1 इंच दूरी पर थे, उसने कहा मुझे भूख लगी है। जिस मासूम अंदाज से कही, मैं उसकी आंखों में देखा और एक नखरे की मुस्कान थी। कहा मुझे भी भूख लगी है और एक भूखे शिकारी की तरह उसकी ओर देखने लगा। अपनी जीभ से होंठ गीला किया। एक पल को वह बिल्कुल सहम गई थी, अगले पल अपने हाथ को पेट के पास ले गई। कही यहाँ। मेरा हाथ खुद ब खुद उसके पेट पे चले गए। मुझे याद नहीं मैं अपने हाथ हिलाए थे। अपनी उंगलियों से उसके पेट को सहलाने लगा। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल उड़ चुकी थी। मैंने कहा यहाँ पर, और फिर मुस्कुराकर अपने हाथ उससे दूर कर लिया। चलो मेरे साथ, तुम्हें डिनर करवाता हूँ, मैं उससे कहा। वह अपना पर्स मेरे सामने निकाली और कही मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। यह कहते हुए उसके चेहरे पर एक उदासी फैली थी। मैं मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत करो, आज का डिनर मेरी तरफ से। तुम्हें कभी काम नहीं मिल जाए तो मुझे डिनर करवा देना। यह सुनकर वह लड़की फिर से चहकने लगी। मुझे आसपास कुछ अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है। क्या तुमने वहाँ का पास्ता ट्राई किया है? जिस तरीके से वह निगल रही थी, ऐसा लगा वह आसपास की किसी सस्ती जगह पर ठहरी होगी या फिर सच में बहुत भूखी होगी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, जो भी तुम खाना चाहो, मैं कहा जब उसके नर्म हाथों को अपने हाथों में थाम लिया था। 1 मिनट रुको, क्या तुम सच में फ्री में मुझे खाना दोगे? वह पूछी। हाँ जरूर, तुम जो भी खाना चाहो पेट भर के खा लेना, मैंने कहा। हम एक बड़े से रेस्टोरेंट में आ गए, जहाँ का माहौल काफी अच्छा था। मैंने कभी किसी को इतनी उत्सुकता से खाते हुए नहीं देखा, जैसे दुनिया का आखिरी खाना खा रही हो। जितना भी खाना मैंने ऑर्डर किया था वो सब कुछ चट कर गई। सच में बहुत भूख लगी होगी। इतनी भूख लगती है? मैंने पूछा। मुझे फिलहाल बहुत भूख लगी है। उसकी आंखें प्लेट से टिकी हुई थी। तो तुम इस टापू पर क्या कर रही हो? तुमने बताया नहीं, मैंने पूछा। मुझे यहाँ पसंद है, कोई रोक टोक नहीं, समंदर का नीला पानी और बिल्कुल शांति, वह कही। और तुम्हारे बारे में क्या? वह जहाज तुम्हारी है? वह पूछी। और मेरी जिम्मेदारी के बारे में मुझे याद आया। हाँ, मैं काम के सिलसिले में आया हूँ। मेरे सामने बैठी लड़की बिल्कुल अपरिचित थी, पर मेरा दिल मुझे ऐसा क्यों नहीं कह रहा है। मुझे देखकर कहीं, तुम्हें पता है क्या, मैं यहाँ पर छुपने के लिए आई हूँ। यह सुनकर हमारे बीच में खामोशी फैल गई। मैं इंतजार कर रहा था वह कुछ और कहे। जब उसके आगे कुछ नहीं कही, मैंने पूछा, तुम कहाँ रुकी हुई हो? एक पल को वो मेरी तरफ फटी फटी आंखों से देखती रही, फिर अपना सर झुका लिया। मैं हल्का सा अपना हाथ बढ़ाया और उसके कंधे को छुआ। क्या बात है? मैं अपने नाव पर रुकी हुई हूँ। यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई। आखिर वह किससे बचने के लिए इस टापू पर आ गई? रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, देखा वह लड़की ताजी हवा ले रही थी। अपनी आंखों को बंद कर रखा था, आसमान को देखने लगी। उसके होंठों पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आसमान को देखकर कही, इतना खूबसूरत है ना? मैंने उपहास किया। इस आसमान की क्या खास बात है? आसमान अंतहीन है, जैसे कि स्वाधीनता, जैसे कि महासागर और नीला मेरा पसंदीदा रंग है, कहकर बड़ी सी मुस्कान लाई। और उसकी खुशी को देखकर मैं जैसे अपने दुखों को भूलने लगा था। जब हम सड़क के नीचे चल रहे थे, मैंने देखा वो ठंडी ठंडी हवा में हल्की हल्की कांप रही थी। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैंने पूछा। हाँ शायद, मुझे बोट में वापस जाना चाहिए, वो मेरी ओर देखकर उदासी के साथ कही। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैं उसके साथ साथ चलने लगा, पर उसकी नौका को देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यह बिल्कुल खुली हुई छोटी सी स्पीड बोट थी। क्या यह लड़की इस खुले नौके में सोती है? यह जवान है और ऐसे खुले में सोना कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए, उसकी चिंता मुझे सताने लगी थी। मेरे अंदर गुस्सा भरने लगा था। वह नाव में जाने लगी। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आज रात तुम यहाँ नहीं रुकोगी। वह हैरत से मेरी ओर देखी। क्यों, क्या हुआ? मैं गुस्से से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम कब से यहाँ पर रह रही हो? मैं पूछा। मैं आज ही आई हूँ। और मेरे पास, कहकर वह चुप हो गई। मैंने कहा, रहने की जगह नहीं है। वह सर झुकाए नाव में इशारा कर रही थी और मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल जन्म लेने लगे। चलो मेरे साथ मेरे जहाज में, मैंने कहा। मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। वह कुछ नहीं कही, मेरी बात मानकर मेरे पीछे पीछे चलने लगी। लेकिन मेरे सामने एक और परेशानी थी। मेरे जहाज में मौजूद और बाकी नाविक और मजदूर। जब तक मैं अपने जहाज तक पहुंचा, अनलोडिंग का काम लगभग खत्म हो चुका था और मेरे आदमियों की नज़र उस लड़की पर पड़ी थी। मैं गुस्से से एक नज़र सबको घूरा था, इससे पहले कि उसका हाथ पकड़कर सीधे अपने केबिन में ले आता। वह अंदर आकर काफ़ी परेशानी में नजर आ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, क्या हम दोनों साथ रहने वाले हैं? उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने कहा, फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो।
कमरे में एक छोटा सा बेड लगा हुआ था और मुझे पता है रात मुश्किल से बीतने वाली है जब ऐसी खूबसूरत जवान लड़की मेरे साथ सोएगी। मेरे पास एक ही कंबल था, मतलब उसे भी उसके साथ बांटना होगा। हम दोनों एक ही कंबल के नीचे आ गए। कोशिश कर रहा था कि उसके साथ दूरी बनाए रखूं और वह भी काफी परेशानी में नजर आ रही थी। मैं बिल्कुल जम गया जब वह लड़की नींद में मेरे कमर पर हाथ रखी। उसके इस स्पर्श से मैं पागल होने लगा। मन कर रहा था उसे अपने बाहों में खींच लूं और उसे चूमकर उसकी जान निकाल लूं, उसके नाजुक कमर में अपने हाथ फेरूं और उसके गर्दन और पेट को महसूस करूं। मैं अपने ख्यालों को काबू नहीं कर पा रहा था। अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और गहरी सांस लेने लगा। शिट, यह लड़की मेरी हालत खराब कर रही है। उसकी कोलोन की खुशबू मुझे और चुनौती पेश कर रही थी। क्या करता, मैं मर्द था। उसे अपने बाहों में खींच लिया। नींद में कितनी मासूम लग रही थी। उसकी बाहों में कब मुझे सुकून की नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब सुबह आंख खुली वह बिल्कुल बेधक उठी। वह मेरे बाहों से लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में देखा और फिर उसके होठों पर मेरी नजर गई। कितने नर्म रसीले होंठ हैं जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मैं जल्दी से उससे दूर हो गया और बिस्तर से उतर गया। वह भी मेरे पीछे पीछे उतरी। पूछी, तुम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हो? उसकी बातों से मैं हकीकत की दुनिया में वापस आया। मैं आज शाम तक यहाँ से निकलने वाला हूँ। मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं उससे कहा। मेरा दिल इस बात से इनकार करना चाहता था पर मुझे वापस जाना होगा। लड़की का चेहरा एकदम उतर गया। वह बीच में ही रुक गई। क्या सच में? वह छोटी सी आवाज में कही। मैंने सोचा था कुछ समय साथ रहेंगे। मैं भी उसकी बात से बिल्कुल सहमत था। मुझे जहाज को आज ही निकालना होगा। मैंने कहा, मैं यहाँ रुकने वाली हूँ। वह सांस छोड़ते हुए कही, जो मेरे लिए जानकारी थी। मैं तुम्हारे नाव तक तुम्हें पहुंचा देता हूँ। मैं उससे कहा। रास्ते में बिल्कुल खामोशी थी। मुझे वापस आकर काम संभालना है। उसके नाव के पास पहुंचा। उसने कहा, शुक्रिया, तुम्हारे साथ सच में बहुत मजा आया। हमारे बीच में शांति फैल गई। वह मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी पर मैंने कुछ नहीं कहा। मैं किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता था। मेरा ध्यान भटक जाता। छोटी सी आवाज में वह कही, मेरा नाम हिना है। मेरा नाम गौरव है। मैंने जवाब दिया। तो मैं तुमसे दोबारा कब मिल सकती हूँ? वह पूछी। मैं अगले महीने फिर वापस आऊंगा। मुझे नहीं मालूम तब तक तुम यहाँ रहोगी या नहीं। मैंने कहा। वह मुस्कुरा कर कही, अपना ध्यान रखना गौरव। उसकी उदासी छुपा नहीं पाई। मैं कहा, तुम भी। कहकर मैं उसके गले लगकर विदा लिया। वह गुलाबी हो गई। छोटी सी चीज देखकर मुझ पर असर क्यों हो रहा है? मैं पीछे मुड़ गया और उससे दूर जाने लगा। मैं चलता ही रहा। पीछे मुड़ जाता तो उसे जाने नहीं देता। न जाने मेरे दिल को क्या हुआ जो मेरे सीने में किसी ड्रम की तरह बज रहा था। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि वह लड़की अपनी छोटी नौका लेकर इस तूफानी समंदर में मेरे जहाज का पीछा करेगी ताकि मेरा फोन नंबर और पता ले सके। हिना, हिना, मैं उसे पुकार रहा था। वह अपनी आंखें खोल नहीं रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और शरीर भी। इससे मेरे अंतरात्मा को दर्द पहुंच रहा था। मैंने उसके गीले कपड़े को उतार दिए थे पर उसे नग्न हालत में देखकर मेरा बुरा हाल था। मैं कोशिश कर रहा था उसे कसकर पकड़ लूं ताकि वह जल्द से जल्द गर्मी वापस पा सके। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं पता हम कितने लंबे समय तक ऐसे ही रहे। धीरे धीरे उसका जिस्म गर्म होने लगा था। राहत पहुंची। वो खतरे में नहीं है। उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बालों को चूमा। शायद 1 घंटा हो गया होगा। उसके नाजुक होंठ मेरी त्वचा को छू रहे थे। अब बेहतर महसूस कर रही हो? मैंने पूछा। मेरी आवाज में चिंता थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। वह अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे हक कर लिया और अब यह मुझ पर अत्याचार करने लगा। मैं उससे खुद को दूर करने की कोशिश कर रहा था। मैं बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। वह मेरे पास आई। उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो, मैंने कहा जब नीचे जमीन पर देख रहा था। मैं कहीं भी देख सकता था पर उसे नहीं ताकि अपना ध्यान भटका सकूं। मैं उठकर अलमारी से अपने कपड़े निकाला। उसके गीले कपड़े नहीं पहन सकती। मैं अपना काम करते करते कहा, दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हें तूफान में समुद्र में आने की जरूरत नहीं थी। मैं कितनी फिक्र कर रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। तुम कुछ कहे बिना चले गए थे। एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब तुम मुझे डांट रहे हो, वह कही जब बिस्तर से खड़ी हो गई। खूबसूरत शरीर को सर से पांव तक देखने लगा। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई। जो शर्ट मैंने हाथ में पकड़ी हुई थी मेरे हाथ से नीचे गिर गई। उसे एहसास भी है मेरे साथ क्या कर रही है।
जब मेरे करीब आए मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। अचानक से यह लड़की जो इतनी शर्मीली थी ऐसी हरकत कर सकती है मैं नहीं सोचा था। धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी और मैं अपने कदम पीछे लेने लगा जब तक मैं आखिरी छोर तक नहीं पहुंच गया। वह मेरे करीब आकर मेरे माथे को हल्का सा चूमी, फिर दोनों गालों को मेरे हाथ को पकड़कर अपने कमर के आसपास लपेट दिया। मैं जल्दी से अपने हाथों को अलग हटाया। तुम मुझे ऐसे ही छूना चाहते थे ना, जैसे पति पत्नी एक दूसरे को छूते हैं, वह कही। मैं सदमे में था। मुझे वैसे ही छुओ, एक पति की तरह। तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो, मैं उपहास किया। हाँ मैं जानती हूँ गौरव, मैं क्या कह रही हूँ। उस दिन कहा था ना मुझे छूना चाहते हो, मैंने मना किया था। आज मैं चाहती हूँ, वह कही। मैंने कहा नहीं, तुम तैयार नहीं हो, तुम बहुत मासूम हो। मैं तैयार हूँ सब चीज के लिए, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, वह कही। मैंने कहा तुम्हें पता भी है मैं किस स्पर्श के बारे में कह रहा था। हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बिन कपड़ों के छुओगे ना, मेरे लिए यह सही है, छुओ मुझे। वह मुझे अपने करीब खींचने लगी और मेरे होठों को हल्का सा चूमी। मैं उसे अपने से दूर कर दिया, फिर से मेरे करीब आ गई। मेरी आंखें उसके होठों तक गई और वह निगलने लगी। आग से मत खेलो। जब उसे एहसास हुआ उसने क्या किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मेरे शरीर में आग लग चुकी थी। अब तक मैं जो काबू में करने की कोशिश कर रहा था उसने उसे जगा दिया था, उसे करीब किया। मैं तुम्हें चेतावनी दी थी ही ना। उसके चेहरे की लालिमा मेरे उत्साह को और बढ़ाती है। मेरे होठों को उसके होठों पर रख दिए। उसका स्वाद दिव्य था, बहुत नरम घर जैसा महसूस हो रहा था। जब वो मुझे वापस से किस करने लगी मुझे लगा मैं इच्छा से फट जाऊंगा। उसकी मिठास को महसूस कर रहा था, मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था उसे हमेशा किस करता रहूं। जब मैं खुद को उससे अलग किया देखा उसके होंठ सूज चुके थे। मैं तुमसे कहा था मैं खुद को नहीं रोक सकता। मेरे जबड़े टाइट हो गए। क्या तुम श्योर हो तुम यह चाहती हो? मुझे चाहिए, वो धीरे से कही। उसकी दिल की धड़कनें मेरे सीने के खिलाफ महसूस कर रहा था, जो मेरी तरह ही तेज तेज धड़क रहे थे। चूमते हुए मेरे होंठ सरक रहे थे, उसके पेट तक आ गए। गौरव और बर्दाश्त नहीं होता, मैं अब खुद को रोक नहीं सकती। वह भीख मांग रही थी। मैंने कहा मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम मेरे जुनून को सह नहीं पाओगी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसे नहीं छोड़ा, वह मेरी पकड़ में बिखर चुकी थी। मैंने कहा फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराऊंगा कि तुम मेरा नाम हमेशा याद रखोगी। हम एक दूसरे को देखते रहें। इससे पहले कि मैं इसकी गहराई में गोता लगाता, वह कितनी परफेक्ट थी। जल्दी हम एक दूसरे की ऊष्मा में खो गए। मैंने उसे अपनी इच्छाओं से भर दिया। आज रात हम दोनों एक हो चुके थे। खिड़की से देखा तो समुद्र का तूफान अभी जारी था। फिलहाल मेरे छोटे से केबिन में जो चल रहा था वह बेकाबू जुनून था। उसके कराहने और सिसकी की आवाज कमरे में गूंज रही थी। हम खुद को सामने लगे शीशे में देख रहे थे। वह कितनी खूबसूरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे उसका पूरा नहीं मिल पा रहा, कभी नहीं मिल पाएगा। पलक झपकते ही समय बीत गया और हम किनारे पहुंचने वाले थे। मैं नहीं चाहती हम दोनों जुदा हो जाएं, वह कही। मैं खामोश था। फिर सच्चाई मेरे सामने आई। मैं भी नहीं चाहता। वह बिल्कुल सपनों सा लग रहा है, हीना कही। मैं उसके हाथ पकड़कर बंदरगाह पर उतरा। मौसम साफ था। क्या आज उसके साथ मेरा आखिरी दिन है? उसे जाने नहीं देना चाहता था। वह मेरे बाजू को पकड़ रखी थी। मेरे जहाज से माल उतारने का काम चल रहा था। मैं उस काम में उलझ गया। मुझे अपना काम करना होगा, मैंने उससे कहा। वह अपने होठों को एक पतली लकीर बना ली। तुम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं टाल सकते, वह कही। पर अलग होने से पहले क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? वह छोटी सी आवाज में पूछी। मैंने कहा क्या करना होगा? किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं, वह कही। मैं अविश्वास से उसकी ओर देखने लगा। मैं उस लड़की के बारे में अब तक कुछ भी नहीं जानता था। मेरा एक हिस्सा जानता था कि वह मेरी आत्मा का एक हिस्सा बन चुकी है। हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, पर मुझे अपना ध्यान अपनी फैमिली बिजनेस को वापस खड़ा करने में लगाना है। फिलहाल मैं उसके लिए तैयार नहीं था। देखो फिलहाल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, पर मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें अपना बना लूंगा जिंदगी भर के लिए। मैं उसके गाल को हल्का सा चूमा। विश्वास करो हिना, तुम मेरी पत्नी बनोगी, मैं अटल आवाज में कहा। वह अपना सर हिलाई और मेरे बाहों से लिपट गई। जब मैं अपने मैनेजर के साथ काम की निगरानी कर रहा था, मैं हिना को अपने से दूर जाता हुआ देख रहा था।
मेरे सीने में बेहद दर्द हो रहा था। वह एक गुब्बारे वाले के पास खड़े होकर गुब्बारा खरीदने लगी और मेरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। पर जैसे ही वो सड़क पार करने वाली थी, सामने से एक बड़ी सी काली कार आकर उसके सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला और सामने जो शख्स उतर कर आया, उसे देखकर मेरा जबड़ा टाइट हो गया। अजय माथुर, मेरा राइवल और मेरा बड़ा भाई। वह अचानक से हिना का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। मैं अपना सारा काम छोड़कर उस ओर दौड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं हिना तक पहुंच पाता, उसने उसे अपनी कार में बैठाया और चला गया। मैं पीछे पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगा। हिना हिना, मैं चिल्ला रहा था। मेरे आंखों के सामने हिना को किडनैप करके ले जा रहा था। क्यों मुझसे हर चीज छीन लेता है? जब पापा अपनी सारी वसीयत मेरे नाम की, अजय बौखला गया था। अजय के ताल्लुकात गलत लोगों के साथ जुड़ गए थे, जिस वजह से पापा ने उसे अलग कर दिया था। उसके हाथों बिजनेस नहीं सौंपना चाहते थे। उन्हें पता था अजय सब कुछ बर्बाद कर देगा और अपने परिवार का ध्यान नहीं रखेगा। और उसके बाद ही पापा के जहाज में वो एक्सीडेंट, मुझे पूरा यकीन है उसके पीछे अजय का हाथ था, पर कोई सबूत नहीं थे। जहाज समुद्र में डूब गया था किसी तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन इससे हमारे परिवार जरूर बर्बाद हो गया था। मैं पीछे से आई हुई एक टैक्सी को पकड़ ली, उससे कहा तेज चलाओ। मैं अजय की कार का पीछा कर रहा था। मैं हिना को हर हाल में बचाना चाहता था। अजय गंदे काम में उलझा हुआ है। मैं उसके साथ हिना को नहीं छोड़ सकता। जाने उसके साथ क्या करेगा। घबराहट से मेरा दिल तेजी से दौड़ रहा था और मैं खुद को कोस रहा था। मुझे हिना का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। इतने दिन तक जहाज में हम साथ थे। कार एक गोदाम के सामने रुक गई और वह खींचकर हिना को अंदर ले जाने लगा। मैं पीछे पीछे जाने लगा। वह जगह बिल्कुल खाली थी, बस वह दोनों थे। अजय हिना का गाल पकड़ लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की? अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने नाम की मोहर लगा दूंगा, कहकर उसने उसका दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। उसे दीवार के खिलाफ धक्का दिया। उसके ऊपर आ गया। हिना छटपटा रही थी, पर अजय के सामने उसकी ताकत कमजोर पड़ गई थी। उसे अपने गंदे हाथ दूर रखो। मैं पीछे से भौंका। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे हाथ लगाने की? मैं अजय के करीब गया और उसका कॉलर पकड़कर उसे हिना से दूर किया। अजय ने कहा, हिना मुझसे शादी करने वाली है क्या? मैं अविश्वास से कहा। हिना कही, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। फिर हिना मुझे देखी, कही, मुझे यह आदमी सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि उसे एक उत्तराधिकार चाहिए। मैं इसे जानती तक नहीं हूँ। मैं अपना खुद का ख्याल तक नहीं रख पाती हूँ और यह सब मेरे पापा के कर्ज की वजह से है। मेरे डैड ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। इस आदमी को मुझे बेच दिया। उसकी बातें सुनकर मैं गुस्से से भर उठा था। ये अजय का कॉलर पकड़ा और उसे मुक्का जमाने लगा। यह मेरी है और इससे दूर रहो। मैं जोर से भौंका। एक लड़की के लिए अपने भाई पर हाथ उठा रहे हो? वह जोर से चीखा। मैं हंसने लगा। तुम मेरे भाई कब से हो गए? तुम्हें पता भी है परिवार का कितना बुरा हाल है। हम कर्ज में डूबे हुए हैं, सड़क पर आने वाले हैं और यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्ही ने पापा का एक्सीडेंट करवाया है। मैं उससे कहा। उसने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं क्यों एक्सीडेंट करवाऊंगा? पापा के ट्रिप से पहले मैं पापा से मिला था और उनसे कहा था जायदाद बराबर बराबर हमें बांट दिया जाए। वह गुस्से में थे। तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी अजय। और मैंने उन्हें धमकी दी थी। मुझे नहीं पता था उस जहाज का एक्सीडेंट हो जाएगा। और रहा सवाल इस लड़की का, इसे रखना है तो अपने पास रख लो, लेकिन इसके बाप का जो कर्ज है वह तुम्हें चुकाना होगा। मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है। इसके बाप ने मुझसे 5 लाख का कर्ज लिया है, वह मुझे पहुंचा देना, वरना मैं इसका बुरा हाल करूंगा, कहकर अजय मुझे धमकी दिया और वहां से निकल गया। मैं हिना की ओर मुड़ गया। पूछा, क्या तुम ठीक हो? आंसू फिसलकर उसके चेहरे से नीचे गिरने लगे। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरी आंखों में देख रही थी, बिल्कुल टूटी हुई थी। हिना, मैं उसे पुकारा। तुम अब सुरक्षित हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उसकी आंखों में देखा। हिना, तुम्हारे पापा कुछ नहीं कर सकते। तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। मैं दोबारा किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, वादा करता हूँ। थैंक यू, वो हकलाते हुए कही और मुझे हक कर ली। अब मैं हिना को अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं उसे अपने साथ अपने घर लेकर आया। मेरे परिवार का हाल जानकर भी वह मुझसे शादी को तैयार थी। पूरे 5 साल मेहनत करने के बाद धीरे धीरे मेरे बिजनेस का हाल ठीक होने लगा था, पर टापू में मिली वह लड़की मेरी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन चुकी थी, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के अगले पन्ने लिखे थे। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, कहानी को एक लाइक करके सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू।